नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बातचीत करने जा रहे हैं और वो एक ऐसा टॉपिक है जो कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के आत्मविश्वास को बढ़ाने वाली है। ये हमारे और आपके अनुभव से जुड़ा हुआ भी विषय हो सकता है, क्योंकि जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी में जाते हैं तो हमें स्टार्ट की ज़रूरत पड़ती है कि इस परीक्षा की तैयारी हम कैसे स्टार्ट करें, कहाँ से शुरुआत करें। तो हम किसी न किसी से गाइडेंस लेते हैं और उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। चुनौती तब आती है जब हम परीक्षाओं की तैयारी करते करते बीच में ब्रेक ले लेते हैं और इसके बाद कहीं से प्रेरणा मिलती है, कई परिणामों के आने के बाद भी प्रेरणा मिलती है, तो मन में आता है कि हम भी दोबारा से परीक्षाओं की तैयारी करना शुरू करें। तो रीस्टार्ट कहाँ से करें, इसको लेकर मन में बहुत सारे सवाल आते हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं से गाइडेंस मिले तो हम रीस्टार्ट करें। आमतौर पर हम अपने जीवन में देखते हैं कि किसी भी चीज़ की जब हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो भी हमारे सामने एक चुनौती रहती है और जब रीस्टार्ट करते हैं तो ये चुनौती और ज़्यादा होती है, क्योंकि रीस्टार्ट करना बहुत ही आसान नहीं होता है, बल्कि तमाम जिम्मेदारियों को निभाते हुए पुनः उस तैयारी में जुड़ना एक तरीके से चुनौती के रूप में ही देखा जा सकता है। तो पढ़ाई और परीक्षा इसी तरीके की चुनौती है। ये टॉपिक मैंने क्यों चुना, इसके पीछे कारण रहा है। बीच में मैं एक दिन प्रयागराज जाने की तैयारी कर रहा था और बीच में एक विद्यार्थी ने कई बार मुझे फ़ोन किया। आमतौर पर मैं अननोन नंबर को ज़्यादा नहीं उठाता हूँ, लेकिन उस दिन न जाने क्या मन में आया कि हमने फ़ोन को रिसीव कर लिया और मैं अभी पैकिंग कर रहा था और उधर से आवाज़ आई कि सर मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। हमने कहा कि बताइए क्या बात है, बताइए। तो उन्होंने कहा कि सर अभी यूपी टीजीटी, पीजीटी, यूपी जीआईसी, जीडीसी का विज्ञापन आने वाला है और मैं चाहता हूँ कि इन सभी की तैयारी शुरू करना चाहता हूँ। बीच में हमने अपनी पढ़ाई को ब्रेक कर दिया था या फिर परीक्षाएं देना बंद कर दिया था, तो कैसे शुरू करें। तो उस दिन तो मैं उनको नहीं बता पाया और मैंने कहा कि जैसे मैं प्रयागराज पहुँचूँगा इसके बाद मैं आपको आराम से आपसे बातचीत करूंगा और बताऊंगा कि कैसे आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगले दिन मैं गया और अन्य कामों में व्यस्त होने की वजह से भूल गया, लेकिन क्योंकि उस विद्यार्थी को बहुत ज़रूरत थी, वो जौनपुर के रहने वाले थे जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो उन्होंने फिर दोबारा फ़ोन किया और उन्होंने निवेदन किया, तो मैं बात करना शुरू कर दिया। मुझे भी लगा कि बहुत ही जेन्युइन कारण हो सकता है। उन्होंने बताया कि वो फोटोकॉपी की दुकान पर रहते हैं, 9 बजे से लेकर 5 बजे तक वो दुकान देखते हैं। इसके बाद जो भी वक्त मिलता है उसमें वो पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और उनकी उम्र लगभग 39-40 साल की हो चुकी है और पढ़ाई को बीच में वो ब्रेक कर चुके हैं। परीक्षाएं भी बहुत दिन हो चुकी हैं उनको दिए हुए, तो कैसे वो फिर से अपने आत्मविश्वास को लाएं और दोबारा इन परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करें और कोशिश ये है कि अंत में उनका चयन भी हो जाए। तो उनकी पूरी कहानी को मैंने सुना, उनकी बातों को लगातार सुनता रहा और उनसे मैंने कहा कि कौन कौन सी किताबें आप रखे हुए हैं, बेसिक किताबें रखे हैं कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि सर मैं फला फला किताब को रखा हूँ। हमने कहा कि बिल्कुल आप अच्छी अच्छी किताबों को रखे हुए हैं, जो अक्सर मैं आप सभी को बताता हूँ वही सारी किताबें वे भी रखे हुए थे। इसके बाद मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ सवाल आपसे पूछूं। अक्सर मेरी आदत है कि इस तरीके के लोग अगर फ़ोन करते हैं, क्योंकि इस चैनल से अलग अलग एज ग्रुप के लोग जुड़े हुए हैं। मेरा जहाँ तक मानना है कि जो विद्यार्थी 21 से लेकर 25 के बीच में है वो अभी किसी भी परीक्षा की तैयारी की शुरुआती दौर के हैं। 25 से 30 के बीच में जो विद्यार्थियों का ग्रुप है वो कई परीक्षाओं को दे चुके हैं और अभी उम्मीद में है कि
आगे अगर लगे रहेंगे तो निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। 30 से 35 वाले ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके ऊपर धीरे धीरे सामाजिक और पारिवारिक दबाव भी आने लगता है, तो उनके ऊपर एक मेंटली प्रेशर भी रहता है। और जिन विद्यार्थियों का 35 से 40 के बीच में या फिर इससे ज़्यादा एज है, उनकी स्थिति तो काफ़ी मुझे चिंतनीय लगती है और दयनीय भी लगती है कि इनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए। उनके जीवन में मोटिवेशन के अलावा और कोई दूसरी चीज़ मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। तो उन्होंने भी अपनी उम्र बताई 39-40 साल। तो उनसे मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? तो उन्होंने कहा कि हाँ सर पूछिए। तो मैंने उनसे पहला सवाल पूछा कि कुंभन दास किसके शिष्य रहे हैं? तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया कि वल्लभाचार्य का। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी और कहाँ हुई थी? तो उम्र उनकी ज़्यादा थी, लेकिन उनके जो जवाब थे एकदम चहकते हुए किसी शुरुआती दौर के विद्यार्थी या प्रतियोगी छात्र की तरह थी। उन्होंने तपाक से जवाब दिया कि सर 1800 ईस्वी में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। हमने कहा कि बहुत अच्छा, चलिए एक सवाल और मैं आपसे पूछता हूँ कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस सन में किया था? उन्होंने कहा कि सर 1903 ईस्वी में। तो हमने कहा कि आपकी तो तैयारी अच्छी चल रही है, आप क्यों इतना परेशान हैं? तो उन्होंने कहा कि सर चल तो रही है, कभी कभी आत्मविश्वास में कमी आ जाती है और लगता है कि कहीं ज़्यादा मैं पीछे तो नहीं चल रहा हूँ, या फिर जो भी नए बच्चे आ रहे हैं क्या उनसे मुकाबला करने में सक्षम हूँ। तमाम चीज़ें पुराने विद्यार्थियों के साथ घटती हैं। हमने कहा कि बिल्कुल आपके में आत्मविश्वास की कमी नहीं है, आप की तैयारी अच्छी चल रही है, बस और थोड़ी से आपको कंटिन्यूटी लानी है और आप अच्छे से इस परीक्षा में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो काफ़ी वो रिलैक्स महसूस किए और यही मेरी उपलब्धि रही कि जो विद्यार्थी अपने तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में बार बार कोई ना कोई ऐसी बात चल रही है जिससे कि तनाव सा बढ़ जा रहा है या फिर दबाव महसूस कर रहे हैं, और वो बात करके अगर रिलैक्स महसूस कर रहे हैं या फिर मुझे सुनकर देखकर इस चैनल से जुड़ने के बाद अगर उनके जीवन में या फिर उनके अंदर आत्मविश्वास आ रहा है, तो ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। फिर उनको जिन जिन बातों को मैंने बताया, मैंने चाहा कि रीस्टार्ट नाम से जब लेक्चर बनाऊंगा तो ये सारी बातें उनके जैसे तमाम विद्यार्थियों को भी बताऊंगा। तो अगर आप में से जो शुरुआती दौर में विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, और जो जौनपुर के हमारे विद्यार्थी थे और मैं उनको विद्यार्थी कर रहा हूँ, मेरी खुद एज अभी 32-33 के आसपास में है, तो मैंने तो इस तरीके का बहुत संघर्षपूर्ण अगर देखा जाए तो जीवन को नहीं देखा, लेकिन मैं अनुभूत करता हूँ, बहुत बार अनुभूत करता हूँ कि चीज़ें आती हैं। एक तो सामाजिक दबाव होता है और दूसरा पारिवारिक दबाव। ये दबाव हम देखें तो भौगोलिक वायु दाब से भी खतरनाक होते हैं। कई बार तो लोग जीवन को ख़त्म भी कर लेते हैं, लेकिन आप सभी को इस तरीके से नहीं करना है। तो ध्यान से आप सुनेंगे कि मैंने उनको कौन कौन सी बातें बताई थी। सबसे पहले मैंने उनको कहा कि जब आप रीस्टार्ट करने जा रहे हैं तो जिस भी परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, चाहे वो प्रवक्ता से संबंधित तैयारी हो, चाहे यूजीसी नेट से संबंधित तैयारी हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी हो, आपको यही सारी चीज़ें फॉलो करनी है। सबसे पहले जिस परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं उस परीक्षा के पुराने प्रश्न पत्र को आप इकट्ठा कीजिए और लगातार 10 दिन तक पढ़िए। मैंने उनको कहा, आप लोगों को भी कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने जा रहे हैं और रीस्टार्ट करना चाहते हैं, हालांकि आप इसके पहले तैयारी कर चुके हैं, तो जब रीस्टार्ट करेंगे तो आपके जो तथ्य हैं वो तेजी से आपको याद होंगे, आप ग्रहण करेंगे उसको, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। रीस्टार्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि आपको बेसिक तरीके से नहीं पढ़ना है, बल्कि जो पुरानी चीज़ें हैं उनको एक बार से स्मरण करना है, याद करना है। तो पुराने पेपर्स को 10 दिन आपको पढ़ना है। 10 दिन के अंदर उस पेपर की प्रकृति, उस पेपर का जो नेचर है,
कैसे पूछा जा रहा है, वन लाइनर पूछा जा रहा है या फिर एक ही प्रश्न में कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इनको देखना है। विकल्पों को भी आराम से देखना है। ठीक है, तो 10 दिन पूरा, 10 दिन में जहां तक मुझे लग रहा है आप 10 वर्षों के पेपर को आराम से पढ़ सकते हैं। अगर एक एक साल के पेपर को आप देखेंगे तो लगभग 10 दिन में 10 वर्षों के पेपर को देख लेंगे, और यही जरूरी है। जैसे मार्केट में बहुत सारी किताबें आप देखते होंगे, 20 साल की, 25 साल के क्वेश्चन पेपर के पूरे कलेक्शन देखते होंगे, उतना ना आपको नहीं देखना है। पिछले 10 वर्षों के ही पेपर को अगर आप बढ़िया से देख लेते हैं तो आप समझ जाएंगे किस हिसाब से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो पहला ध्यान आपको रखना है कि पुराने पेपर को हल करना है। इसके बाद जो बेसिक किताबें रखे हुए हैं, अब जो बच्चे अभी हाल फिलहाल में मुझसे जुड़े होंगे उनके मन में आने लगा होगा कि आखिरकार ये बेसिक किताबें कौन सी हैं। तो जब हिंदी विषय से आप पढ़ रहे हैं तो मैं बार बार आप सभी से यही कहता हूं कि बेसिक किताबों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी के हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इतिहास तो बहुत सारे लिखे गए, लेकिन आप पेपर देखेंगे तो ज़्यादातर इन्हीं इतिहास ग्रंथों से सवाल पूछे जाते रहे। और हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, अगर गद्य को कवर करना है। बाकी भाषा विज्ञान में, हिंदी व्याकरण में कौन कौन सी किताबें पढ़नी है, हमने एक से अधिक वीडियो में चर्चा की हुई, आप उनको भी वक्त निकाल कर थोड़ा सा देख ले सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक बुक्स को आपको पढ़ना है 10 से 15 दिनों, और एक समय में एक ही किताब पढ़ना है। आप अपने टेबल पर सिर्फ उसी किताब को रखिए जिस किताब को आप 10 से 15 दिनों में खत्म कर लें। मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आप सभी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल की किताब के बारे में बताता हूं, तो इसकी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई या फिर पेज को मत गिनिए, इसको एक कहानी, उपन्यास की तरह पढ़ना शुरू कीजिए। शुरुआत में पढ़ते वक्त जितने भी तथ्य आपके मन मस्तिष्क में बैठ रहे हैं उनको बैठाते जाइए, जो नए तथ्य आ रहे हैं उनको नोट करते जाइए। तो एक समय में एक ही किताब पढ़िए। जब वो किताब खत्म हो जाए उससे टैली करते रहिए कि पुराने पेपर्स में हमने क्या क्या देखे थे और इस किताब से कौन कौन से सवाल आए हुए हैं, उनको भी टैली करते रहिए। ये किताब खत्म हुई, आपके अंदर आत्मविश्वास जागृत होगा कि हमने पुराने पेपर को भी देख लिया, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बेसिक किताब होती है उसको भी हमने पढ़ लिया। अब इससे अलग हटकर डॉक्टर बच्चन सिंह की किताब को पढ़ते हैं, तो आप देखेंगे कि उस किताब को पढ़ते हुए आप बहुत तेजी से उसको कवर करेंगे, कितनी भी मोटी रहेगी उसको कवर कर लेंगे। फिर वो कवर हो जाती है, उसमें कुछ नए तथ्य आपके लिए आते हैं तो आप उनको नोट करते जाइए या फिर समझते जाइए। स्टोरी की तरह ही आपको पढ़ना है, कहानी की तरह, उपन्यास की तरह। उसको भारी भरकम मन से आपको नहीं पढ़ना है। अगर इसको इस तरीके से पढ़ेंगे तो फिर दिक्कत होने लगेगी। ठीक है, इसके बाद जो भी बेसिक किताबें उनको पढ़ते जाइए। पढ़ने का जो दायरा है उसको बढ़ाते जाइए, जितना बढ़ाएंगे जितना विस्तृत करेंगे, क्योंकि आप उस प्रोफेशन में आ रहे हैं जिसमें कि आगे चलकर आपको अपने ज्ञान को विस्तृत करना ही करना है। ठीक है, और समय मिले तो जो मैं वन लाइनर किताबों के बारे में बताया था, दृष्टि की किताब या फिर सरस्वती गोविंद पांडे की किताब, उनको एक टाइम टेबल अपना फिक्स कर लीजिए कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ना है। ठीक है, तो पैरेलल अपने टाइम टेबल को सेट करते हुए इन बेसिक किताबों को पढ़िए। ठीक है, एक समय में एक ही किताब पढ़ना है। ये नहीं कि टेबल पर आपने रखा, एक पेज किसी किताब का पढ़ना शुरू किया, फिर आपका मन चंचल होने लगा, क्योंकि ऐसा माना गया कि हमारा जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह होता है और वो डोलता रहता है। इसीलिए कहा भी गया है कि पीपर पात सरिस मन डोला। तो इसको नियंत्रण भी करना है। इसको नियंत्रण करेंगे तभी आपके मन में आत्मविश्वास आएगा और आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। तो बेसिक किताबें कैसे पढ़नी है आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप मार्केट से कोई अच्छी प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद लीजिए। प्रैक्टिस सेट तो हम भी कराते हैं, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस सेट में और मार्केट के प्रैक्टिस सेट में अंतर है। मार्केट के प्रैक्टिस सेट में क्या है कि हर परीक्षा के लिए मैटर एक ही है, बस ऊपर के कवर चेंज हुए हैं। लेकिन आप अगर तैयारी में हैं तो एक प्रैक्टिस सेट आपको रखना पड़ेगा। बाकी डिफरेंट तरीके से परीक्षाओं के नए पैटर्न के हिसाब से इस चैनल पर आपको प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, उनको आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट भी जरूरी है साथ में। इसके बाद है प्रैक्टिस सेट की किताब जब आप खरीदिए
ठीक है, तो जैसे आप मार्केट में जाएंगे तो घटना चक्र की किताब आपको मिल जाएगी, नोट कर लीजिए घटना चक्र की। और दूसरी किताब आती है यूथ पब्लिकेशंस की। इन किताबों में आप देखेंगे दो तरीके की किताबें आपको दिखाई पड़ती हैं। एक ऐसी किताब होती है जिसमें कई वर्षों के पेपर्स के कलेक्शन होते हैं और कई हजार उसमें प्रश्न होते हैं, एकदम पृथ्वीराज रासो की तरह 2500 पृष्ठों की किताब, ठीक है, या फिर ढेर सारे क्वेश्चंस अलग अलग परीक्षाओं के। तो कई बार देखने में तो ये किताबें अच्छी लगती हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको वैसी किताब खरीदनी है जिस परीक्षा की आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। उदाहरण के लिए अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो स्पेशली जो यूपी टीजीटी पीजीटी यूथ पब्लिकेशंस की किताब है उसी को खरीदिए और उसमें देखिए कि पुराने वर्ष के पेपर दिए गए हों और कुछ नए प्रैक्टिस सेट उन्हीं के आधार पर दिए गए हों, उन्हीं के खरीदिए, क्योंकि वो देखने में पतली भी रहेंगी और आपका दिमाग कंसंट्रेट होगा। अब जैसे मैं देखा हूँ यूथ पब्लिकेशंस की कुछ किताबें, आज जिसमें आप देखेंगे कि डीएसएसबी के कुछ प्रश्न दे दिए गए, कुछ केवीएस के दे दिए, कुछ एनवीएस के दे दिए, कुछ आरपीएससी के दे दिए, इधर उधर के ढेर सारे प्रश्न रहते हैं। तो एक आइडिया ही नहीं मिल पाता है कि आखिरकार हमें किस लेवल की तैयारी करना है। तो आप समझ गए होंगे मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और पुराने वर्ष के जो भी किताबें प्रैक्टिस सेट के रूप में आती हैं उन्हीं को खरीदिए, ठीक है, जिससे कि आप अपने टारगेट के प्रति ज़्यादा सही दिशा में पहुंचेंगे। इसके बाद बार बार आपको रिवीजन करना है, रिवीजन करते रहना है और अपने ऊपर नियंत्रण करके बिना इधर उधर भटकते हुए, क्योंकि आप पुराने साल के क्वेश्चन पेपर देख लिए, बेसिक किताबों का अध्ययन करना शुरू कर दिए, एक प्रैक्टिस सेट भी ले लिए, तो अब बचता है रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही आप अपने लक्ष्य के करीब होते हुए नजर आएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अपने अनुसार टाइम टेबल जरूर बनाइए। टाइम टेबल का पालन एकदम अनुशासन के साथ करना है कि जो आपने लिख दिया है वो आपके लिए संविधान है। एक तो हमारा संविधान भारत का संविधान है, लेकिन टाइम टेबल प्रतियोगी परीक्षार्थियों का संविधान है, उसको आपको फॉलो करना है, एकदम से फॉलो करना है। ये टाइम टेबल सबका अलग अलग हो सकता है। अब जैसे जो भाई साहब जौनपुर से फ़ोन किए थे, वो 9 से 5 फोटोकॉपी के शॉप में रहेंगे, वहाँ पर काम करेंगे, तो उनका टाइम टेबल अलग होगा। और भी जो लोग हाउसवाइफ हैं उनका टाइम टेबल हो सकता है कि अलग रहे। यानी कि जब आपको मौका मिले उसी हिसाब से पढ़िए। पढ़ने का न कोई वक्त बता सकता है और न कोई मंत्र दे सकता है, बस आपको गाइडेंस दे सकता है। करना सब कुछ आप ही को है। अच्छा, पढ़ने का भी अलग अलग ढंग होता है। कुछ लोग हैं कि बंद कमरे में पढ़ते हैं अपने घर पर, कुछ लोग शहरों में जाकर पढ़ते हैं, जैसे इलाहाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, इधर उधर जहाँ पर थोड़ा पढ़ाई का माहौल है वहाँ जाकर पढ़ते हैं। वहाँ जाने के बाद भी लोग लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप डिस्कशन करते हैं, तो जिसमें आप कंफर्ट महसूस करते हो। कई बार हमने देखा है कि कुछ परीक्षार्थी इसलिए बहुत उदास, हताश, निराश रहते हैं कि वो लाइब्रेरी नहीं ज्वाइन किए हैं। उनको लगता है कि लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेते तो शायद इस परीक्षा में हम सफल हो जाते। तो देखिए, कई बार अपने मन को नियंत्रित भी करना है, अपनी क्षमताओं को भी देखना है, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, ठीक है, उस हिसाब से भी पढ़ना है। तुलनात्मक रूप में तो तैयारी करनी है परीक्षाओं की, लेकिन कुछ चीज़ों को भी सामंजस्य करते हुए, ताकि आपको एक्स्ट्रा बर्डन ना हो। पता चला कि आप लाइब्रेरी ज्वाइन किए हुए हैं लेकिन वहाँ पर भी आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, वहाँ पर कुछ ऐसे ग्रुप हो गए हैं जो बार बार केवल चाय जाकर पी रहे हैं या फिर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर ये, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, चाहे घर पे पढ़िए, चाहे लाइब्रेरी में पढ़िए, चाहे ग्रुप डिस्कशन में, लेकिन टारगेटेड होके पढ़िए। एकदम आपका लक्ष्य एकदम सटीक निशाने पर होना चाहिए, जो भी आपका ध्यान है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और अंत में मैं यही कहूँगा कि किताबों को लेकर आपको ज़्यादा चिंतित नहीं होना है, भटकना नहीं है। जो बुक्स आपके पास हैं, अगर इस चैनल को अच्छे से आप फॉलो करते होंगे, सहृदयता और आत्मीयता से देखते होंगे, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है, तो कई बार निःशुल्क चीज़ें उतनी प्रभावी नहीं होती हैं जब तक आप कुछ खर्च नहीं करते हैं। लेकिन मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको निःशुल्क तरीके से आप
अपना मानते हुए पढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत आगे निकल सकते हैं। तो आपको अपना मानना पड़ेगा, पहले दिमाग में इस चीज़ को बैठाना पड़ेगा। तो जो जो किताबें हमने बताई हैं अलग अलग परीक्षाओं के लिए, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, उन किताबों को आप खरीद लीजिए। वही किताबें आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी और आप देखेंगे कि लगभग 95% विद्यार्थियों के पास वही किताबें होती हैं और वही महत्वपूर्ण होती हैं। यानी कि किताबों को लेकर ये नहीं है कि क्या मार्केट में कोई ऐसी किताब आ गई है जिसे मैं अनभिज्ञ हूँ या फिर मैं उसको नहीं जान पा रहा हूँ, इसके वजह से मैं पीछे हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो किताब आपके पास है वही किताब जो आपके पड़ोसी हैं या फिर आपके जो ग्रुप में पढ़ रहे हैं, जो आपके लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे हैं, वही किताब पढ़ रहे हैं। बस सबके पढ़ने का और समझने का ढंग अलग अलग होता है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है, इसीलिए परिणाम भी अलग अलग ढंग के होते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं यही बताना चाह रहा था कि अगर आप रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है, और अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना है। इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान में रखिए, निश्चित तौर पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, और न सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बल्कि अपने आसपास में आदर्श के रूप में पेश होंगे। मान लीजिए जो ऐसे विद्यार्थी हैं 39 और 40 साल की उम्र में अगर वो सक्सेस होते हैं तो युवाओं के लिए एक मोटिवेशन है कि कभी हार नहीं मानना है। मुझे याद है कि जब मैं यूपी पीजीटी के इंटरव्यू में गया हुआ था तो वहाँ पर एक ऐसी कैंडिडेट आई हुई थी, वो भी इंटरव्यू दे रही थी और उनके पिताजी भी इंटरव्यू दे रहे थे। तो मैं उनके पिताजी को देख रहा था क्योंकि मेरे अंदर था कि आगे चलकर अगर मैं अपने जीवन में सफल होऊंगा तो ऐसे विद्यार्थियों को ही मोटिवेट करूंगा या फिर पढ़ाऊंगा। मोटिवेशन से ज़्यादा मैं पढ़ाने पर विश्वास करता हूं, इसलिए आप देखेंगे कि थोड़ी ऐसी वीडियो कम मैं डालता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पढ़ाऊंगा तो धीरे धीरे खुद आपके अंदर आत्मविश्वास आएगा और फिर आप बातों को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो वहाँ पर एक ही परिवार के आप देख रहे हैं कि पिता और पुत्री दोनों इंटरव्यू देने आए हुए, और पुत्री का सिलेक्शन होता है लेकिन पिता का नहीं होता है। एक बार उनको फिर से हार मानना पड़ता है और वो बता रहे थे कि ये मेरा आखिरी चांस है। तो ऐसा भी देखने को आता है। तो अगर आप जल्दी से नौकरी पाते हैं तो भी आदर्श पेश करते हैं, और अगर बाद में तप कर नौकरी पाते हैं या फिर देरी से पाते हैं तो भी आप आदर्श पेश करते हैं। उस व्यक्ति को हमें हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि जिस हिसाब से वर्तमान दौर चल रहा है, कंपटीशन का दौर है, प्रतियोगिताओं का दौर है, तो इसमें थोड़ा सा तो आगे पीछे होगा ही। तो उम्मीद है कि हमारी जो बातें थी आप सभी को समझ में आ गई होंगी। मुझे आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और इसी तरीके से लगातार तैयारी करते जाइए और हम आपके साथ बने रहेंगे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।